हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि चल रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसी का पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो आई विश कि आप सभी ने पार्ट नंबर 4 तक पढ़ लिया होगा एंड इसी उम्मीद के साथ हम लोग थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। What was significant administrative change? What was a significant administrative change introduced by Charter Act of 1833? क्या होगा इसका आंसर बताओ, क्या होगा? पढ़ लो आप लोग एक बार। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनको चेंज करके कौन सा डेजिग्नेशन लेके आगे, वो लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेके आगे। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833? तो कौन था? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, which of the following was not a consequence of the charter act of 1833? charter act of 1833 में कौन सा चीज यहां पे फॉलो नहीं किया गया है? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ऑल्दो प्रैक्टिकली नहीं हुआ था बट एक्ट में तो लिखा हुआ था। कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन लॉज, ये भी हुआ था। डिप्रीवेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स फ्रॉम द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर से उनका लॉ मेकिंग पावर ले लिया गया था। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स लेके लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाया गया, ऐसा नहीं हुआ था। ओके, What was the role of Thomas Macaulay under the Charter Act of 1833? तो कौन था वो, किस लिए उसको रखा गया था? He was made a law member of the Governor General's Council. चलो थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एडीआरई एग्जाम में भी इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर अगर टफ हुआ क्योंकि सुनने में आ रहा है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ओवरऑल पूरा नॉलेज होना चाहिए किसी भी सब टॉपिक का। Which of the following set of statements is are true about Charter Act of 1833? ट्रू निकालना है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन करने हो नहीं गया था अभी तक सेंट्रलाइजेशन, बट सेंट्रलाइजेशन करने के तरफ हमने अपना आखिरी कदम रख दिया था। तो बात सही है, 1 तो होगा। तो अगर 1 होगा तो ये नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, यानी ऑप्शन ए या सी में से कोई एक होगा। विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर दिस एक्ट, सही है। तो अगर 2 भी सही है तो यही आंसर होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आपको एलिमिनेट करना है। आप अगर आधा अधूरा भी पता है तो ये पता कर लो कि आपको कौन सा कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड यहां के हिसाब से कौन सा फिट नहीं बैठ रहा है, राइट? The act gave legislative powers to the नहीं, legislative powers दिया नहीं गया था, ले लिया गया था। The laws made under the Charter Act of 1833 was known as regulations। नहीं, regulations तो पहले वाले को बोला जाता था, इसको Charter Act of 1833 में जो भी laws दिया गया उनको acts बोला गया है। Next, which of the following statement is false about Charter Act of 1833? False, गलत निकालना है। गवर्नर जनरल को सारा सिविल एंड मिलिट्री पावर दिया गया, सही है। इंट्रोड्यूस मैकॉले एज ए लॉ मेंबर, सही है। मैकॉले लॉ मेंबर के बन चुका था, ठीक है। द एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्टिविटीज एज ए कमर्शियल बॉडी, ठीक है। कमर्शियल बॉडी, कमर्शियली जो जितने भी राइट्स थे वो छीन लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन क्राउन के द्वारा। ओके, प्रोविजन फॉर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाज एनकरेज्ड, एनकरेज नहीं किया गया था, ठीक है। इसके बारे में, ओपन कंपटीशन के बारे में चर्चा हुआ एंड उसको खारिज कर दिया गया था, ठीक है। तो गलत कौन सा है? ये वाला गलत है। ओके, हाउ मेनी न्यू मेंबर्स वर एडेड टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853? कितने मेंबर्स को ऐड किया गया था? 6 मेंबर्स को ऐड किया गया था। यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि 6 न्यू मेंबर्स वर एडेड। काउंसिल का नाम क्या था? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन मतलब सेंट्रल, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज नोटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट्स इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल? चार्टर एक्ट 1583 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव या नोटेबल सिस्टम में चेंज कौन सा आया था कि सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया गया था, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। चलो फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853? तो 1853 में क्या हुआ? सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सही है। 6 न्यू मेंबर्स आ गए थे, ये भी सही है। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फॉर्म्ड विदाउट लोकल रिप्रेजेंटेशन। अब बताओ, लोकल रिप्रेजेंटेशन था कि नहीं? लोकल रिप्रेजेंटेशन था कि नहीं? इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लोकल रिप्रेजेंट था या नहीं था? विदाउट नहीं होगा, विथ होगा, ठीक है, विथ होगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो यहां पे 3 सही आ रहा है, तो ओनली 3 होगा, 3 सही है यहां पे, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का। Which of the following statements is false about Charter Act of 1853? तो क्या है? द चार्टर एक्ट ऑफ फॉल्स निकालना है, गलत निकालना है। इंट्रोड्यूस 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ये तो सही है। चलो मैंने ना बार-बार ये चीज इसलिए यूज किया सो दैट आपके दिमाग में छप जाए। ओके, लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये भी सही है। द एक्ट कंटिन्यू टू रेस्ट्रिक्ट सिविल सर्विसेज टू ओनली यूरोपियंस, नहीं, ये ही गलत है। अभी इंडियंस को भी नाम के वास्ते इंडियंस को भी इसमें बैठने का परमिशन मिल चुका था। द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड, ये सेपरेट कर दिया गया था, ये पता है। तो फॉल्स निकालना था तो कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है। ओके, सो आफ्टर दिस रिकैप, सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। सो जहां तक हमने कहानी को अधूरा छोड़ा था, क्राउन रूल शुरू हो चुका है पूरी तरीके से। कहां से? 1858 से, ठीक है। उससे पहले आपने देखा कि कंपनी रूल चल रहा था, बट कंपनी रूल के दौरान भी ब्रिटिश गवर्नमेंट
बहुत सारे चीजों को अपने अंडर ला चुकी थी या लाने का कोशिश कर रही थी, ठीक है। एंड 1858 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंपनी रूल को हटा के क्राउन रूल एस्टेब्लिश उन्होंने कर दिया था, यानी सब कुछ डायरेक्टली अभी राजा रानी जो भी वहां पे क्राउन था, मोनार्क था, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा वाया ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी वाया ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब बात यह है कि चार्टर एक्ट से हटा के इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्यों नाम दिया गया। तो जहां की मुझे ऐसा लगता है कि इसको इसलिए नाम चेंज किया होगा उन्होंने, क्योंकि देखो ये जो एक्ट है ये तुरंत बाद आया। दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज एनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपाही म्यूटिनी, ठीक है। यानी सिपाहियों ने जब विद्रोह कर दिया था उसके मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया, ठीक है। तो कुछ लोगों का भरोसा जीतने के लिए, कुछ लोगों को एक अपनापन जैसा दिखाने के लिए, शो करने के लिए उन्होंने इसको चार्टर एक्ट नाम नहीं दिया। उन्होंने क्या नाम दिया इसको? उन्होंने नाम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, राइट। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या क्या बोला उन्होंने। ऑल्सो नोन, यहां पे नोन होगा, ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यानी सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, एकदम बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ किया जाएगा। जो भी लॉज, रेगुलेशंस, एक्ट्स है उनको अच्छी तरीके से फॉलो किया जाएगा, अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। एकदम गुड गवर्नेंस वाला सिस्टम रहेगा। बट आप लोग भी जानते हो ये सारी चीजें बस दस्तावेजों पे ही थी, ठीक है, ऑन पेपर था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ओके, नेक्स्ट जो चीज मैं बोल रहा था, रूल ऑफ कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ क्राउन, ठीक है। कंपनी रूल को पूरा पूरा हटा दिया गया। उनको बोला कि आप लोग घर जाओ, जाके सो जाओ, अभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में, हमारे अंडर आ चुका है, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। एंड वो लोग कर भी सकते थे। अभी आप देखो कि 1857 में ब्रिटिशर्स वर द विनर, ठीक है। इस रिवॉल्ट के बारे में हम लोग अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। तो सिपाहियों ने जो विद्रोह कर दिया था बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, उसमें ब्रिटिशर्स ने काफी राजाओं को हरा दिया था, काफी सुल्तानों को हरा दिया था, जो भी मेन एम्परर्स वगैरह थे उनको हरा दिया था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स वर ऑन द विनिंग साइड, बट उनको ऐसा लगा कि लोगों के बीच एक विद्रोह की जो भावना है वो जाग उठी है, तो धीरे धीरे उसको थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए उनको एक भरोसा वाला एक्ट देना पड़ेगा, इसीलिए ये वाला नाम बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो कंपनी को हटा के डायरेक्टली अपने अंडर लेके आ गए, ये भी एक रीजन है, क्योंकि लोगों में रेजिस्टेंस एंड ऑब्जेक्शंस बहुत हाई लेवल पे जा चुका था, तो अभी डायरेक्ट कंट्रोल करना चाह रही थी। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को अभी छोड़ना नहीं चाह रही थी, ठीक है, बहुत, बिकॉज इंडिया अभी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था अभी अराउंड 200-250 ईयर्स में, ठीक है। ओके, चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब अगेन देखो, अभी क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रहा है, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है, इंडिया में कंट्रोल करने के लिए, तो अगेन एक और भारी भरकम सा नाम, एक और थोड़ा सा एक मतलब पावरफुल डेजिग्नेशन एक बनता ही है देना। तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको? द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। बट आप मानो कि मोरलेस सेम ही है, मोरलेस बात सेम ही है कि वो लोग जब भी प्रिंसली स्टेट्स में जाएंगे, प्रिंसली स्टेट्स में जब जाएंगे तब वाइसरॉय टैग यूज करेंगे, बाकी पूरे इंडिया में घूमेंगे तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टैग से घूमेंगे। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? कैनिंग, ठीक है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? कैनिंग। अच्छा, अभी एक बात मानो आप लोग कि जैसे प्रिंसली स्टेट का नाम आया तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि प्रिंसली स्टेट्स में हर एक राजा को उन्होंने नहीं हटाया था, ठीक है, कुछ कुछ को हटा दिया था, बट सबको नहीं हटाया था। जहां पे उनको थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी आशंका उनको थी कि वहां के लोग रेजिस्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने लोकल राजा को वहीं पे बना के रखा, ठीक है, उन्होंने लोकल राजा को वहीं पे बना के रखा। ओके, एंड देखो मुगल्स तो हार ही गए थे, मुगल्स हार गए थे,
मुगल्स को हटा दिया गया था, वहां पे निजाम मराठा थे, वहां पे भी गद्दी के लिए जंग छिड़ी हुई थी। तो ऐसा बोला जा सकता है कि इंडिया मोरलेस उनके पूरे कंट्रोल में ही आ चुका था। तो अभी इस बात का कोई और टेंशन नहीं था उनको। ओके, एंड इसी का और भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको आगे देखने को मिलेगा। वाइसरॉय बिकम द एजेंट ऑफ द क्राउन, सही है, ठीक है, क्राउन के डायरेक्ट ऑर्डर पे वो काम करेगा। दिस एक्ट एबोलिश द डुअल गवर्नमेंट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में अगर आपको याद है डुअल गवर्नमेंट था, ठीक है, दो अलग अलग सेगमेंट बना दिया गया था, एक सीओडी एक बीओसी। बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी मतलब क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। भाई ऐसा नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि अभी सब कुछ डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है, तो ऐसे दो दो अलग सेपरेट सेगमेंट्स का कोई जरूरत है नहीं। दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसा एक रूल था, ठीक है, उसको एंड कर दिया गया, उसको एंड कर दिया गया। वो एक ऐसा एक रूल था, मान लो कोई राजा वगैरह है, ठीक है, मान लो कोई राजा है और उसका कोई भी संतान नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी वारिस नहीं है, लीगल हायर नहीं है। तो अगर लीगल उसका कोई भी वारिस नहीं है, तो अगर वो अपने उसका जो राज है, ठीक है, उसको अगर वो कंटिन्यू रखना चाहता है अपने वारिस के थ्रू, तो वो अगर एडॉप्ट करेगा, क्योंकि उसका कोई लीगल हायर नहीं है, तो एडॉप्शन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन अगर परमिशन देगी देन ही वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली परमिशन जो है वो पूरा पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के फायदे के ऊपर डिपेंड करेगा। जहां पे उनको लगेगा कि नहीं, इस राजा को अगर हम लोग परमिशन दे भी देंगे तो वैसे भी वो राजा हमारा पपेट ही है, ठीक है। बट अगर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस राजा को हम लोग परमिशन नहीं देंगे, क्या पता वो लोग रेजिस्ट करे, क्या पता वो लोग विद्रोह करे, तो वो लोग परमिशन नहीं देंगे। अब बात है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया एंड आप अगर परमिशन के अगेंस्ट में जाके कोई अडॉप्ट करते हो, ठीक है, कोई भी एक अगर संतान अडॉप्ट करते हो, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि वो आपका जितना भी साम्राज्य है वो हड़प लेगी, ठीक है, वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा अगर आप उनसे बिना परमिशन लेके एडॉप्शन के प्रोसेस में चलते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। अच्छा, अब बात यह है, पॉइंट यह है कि उन्होंने इस चीज को एंड क्यों किया, उन्होंने इस चीज को एंड क्यों किया, क्योंकि देखो अभी इतना जरूरत था नहीं। 1857 का रिवॉल्ट वो लोग जीत चुके थे, मैक्सिमम राजाओं को उन्होंने हरा दिया था, मुगल्स भी सरेंडर ऑलमोस्ट कर चुके थे, बाकी और कोई इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं पूरे इंडिया में। तो अभी ज्यादातर जितने भी रीजन है, ज्यादातर जितने भी टेरिटरी है, वो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है ही, और जो भी थोड़े बहुत है उनको वो लोग मैनेज कर लेंगे आने के कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। तो इसलिए इसका और जरूरत था नहीं, उसको एंड कर दिया गया। The Secretary of State was a member of the British Cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. अब ये एक पोजीशन, ये एक डेजिग्नेशन एक और दिया गया, और एक बड़ा डेजिग्नेशन। ये बेसिकली एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, एक मिनिस्टर है वो, ठीक है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है, ठीक है, उस लेवल का एक इंसान है। सो एडवर्ड स्टैनली, फर्स्ट एसओएस, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों, ऐसा किया क्यों। तो यहां पे थोड़ा सा, कहां पे समझाओ, यहां पे थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझो। जैसे चलो यही पे बता देता हूं मैं, यही पे बता देता हूं कि देखो सब कुछ अभी आ चुका था क्राउन के अंडर में, सब कुछ आ गया था क्राउन के अंडर में। यहां पे वाइसरॉय था, यहां पे वाइसरॉय था जो कि क्राउन के हिसाब से काम कर रहा था, क्राउन को सारा इंफॉर्मेशन बोलता था एंड क्राउन के साथ डिस्कस करके जो भी स्टेप लेना है लेता था। बट वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो भी बोलो आप, वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा था। बट फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ भी यहाँ पे लूप होल नहीं रखना था, उनको रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि मैंने जैसे बोला इंडिया अभी तक उनके लिए, ठीक है, वो लोग आए थे 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल गुजरा, अभी उनका रूल आ रहा है, डायरेक्ट गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आ रहा है। तो पिछले 200-250 सालों में ब्रिटिशर्स ने पूरा अपना जो मतलब रूट से वो जमा लिया था वहां पे,
ठीक है, पूरा जमा लिया था, बिजनेस पूरा जम चुका था, प्रॉफिट वो लोग खूब सारा कमा रहे थे, तो अभी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, तो वो लोग कोई भी लूपहोल नहीं रखना चाह रहे थे, राइट। तो वो लोग ये चाहते थे कि हर तरफ से इंडिया को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, हर तरफ से। कोई नॉक कर रहा है क्या दरवाजा? एनीवेज, ओके, हर तरफ से इंडिया को कंट्रोल किया जाए, इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल के एक पोस्ट निकाला, जो कि एक मिनिस्टर जैसा पोस्ट है। अब ये इंसान बैठेगा लंदन में, ये है लंदन में, ठीक है, ये देख रेख रखेगा कि वाइसरॉय क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ भी लूपहोल है तो ये पॉइंट आउट करेगा। कंट्रोल का काम दिया गया वाइसरॉय को, और ऊपर ऊपर और देखरेख का एक बर्ड आई व्यू रखने को बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये सारा इंफॉर्मेशन किसको देगा? वो देगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट अकॉर्डिंगली इसके बारे में डिस्कस करेगा क्राउन के साथ। तो एक बोथ वे मैनेजमेंट क्रिएट किया गया इंडिया को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंडिया उनके लिए अभी तक बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉलोनी बन चुका था, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला जो पोजीशन वो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब हर तरफ देखरेख रखने के लिए यहां पे और भी लोग दिए गए, यहां पे और भी लोग दिए गए। एस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, समझ में आया इतना सा क्यों हुआ, कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या किया गया इस पर्टिकुलर एक्ट में। अच्छा नहीं, और कुछ खास नहीं है, यही सेकंड पेज था हमारा। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? कैनिंग, ठीक है, कैनिंग था। तो ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वर्ड आप छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना कुछ खास बात नहीं है। ओके, which significant policy ended the implementation of the Government of India Act 1858, ठीक है, तो कौन सा पॉलिसी को एंड किया गया विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, किसी ने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो वाइसरॉय, वो लोग कौन होते हैं? देखो वो लोग टॉप ऑफिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है, टॉप इन जनरल ऑफिशियल्स हो सकते हैं, बट ज्यादातर ये देखा गया है या ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो भी जितने भी यहाँ पे आप नाम सुन रहे हो वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, क्योंकि देखो रॉयल फैमिली तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके। जब शुरू हुआ था 1600 में तब भी रॉयल फैमिली थी, ठीक है, रॉयल फैमिली का एक जनरेशन दूसरा जनरेशन चलता गया, बहुत सारे उनके बेटी बेटे होते हैं, ठीक है। तो अब इतने सारे लोगों को सबको तो आप राजा नहीं बना सकते, रानी नहीं बना सकते, तो उनको वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज का बना के भेजा जाता था, ठीक है। ओके, ये हो चुका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला। Which of the following statements about the Government of India Act 1858 is are false? चलो करो, ऐसे स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैं पिछले सेशन से लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो एडीआरई यानी ग्रेड 3 ग्रेड 4 का पेपर होने वाला है, तो दे माइट आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और अगर पूछते भी नहीं है एनीवे हमारे नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है ही। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चलो मैं उस साइड से पढ़ता हूं। The Government of India Act 1858 is also known as the Act for Good Government of India. चलो ये सही है, ये तो सही है। Rule of the company was replaced by the rule of the crown, ये भी सही है। Okay. The designation of the Governor General of India was changed to that of Viceroy of India, ये भी सही है। The first Viceroy of India was Lord Canning, ठीक है, सारा सही है, बट हमको तो फॉल्स निकालने बोला है, तो क्या होगा? कोई भी फॉल्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? नन। अभी मैंने शायद आपको बताया था, नहीं बताया तो बता देता हूं, नन और नन ऑफ दीज में डिफरेंस क्या है? नन ऑफ दीज मतलब ये जो तीनों ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से कोई करेक्ट नहीं है, और नन मतलब ये जो चार स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट में से नन। क्या नन? जो भी आपको बोला गया है वो फॉलो नहीं कर रहा, यानी फॉल्स कितना निकला? नन, यानी जीरो फॉल्स है, ठीक है। Which of the following statements about the changes brought by the
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज आर फॉल्स। अगेन फॉल्स कौन सा बताओ? वाइसरॉय बिकेम द एजेंट ऑफ द क्राउन, सही है। एस्टेब्लिश 10 मेंबर काउंसिल, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये तो सही है। दिस एक्ट एबोलिश द डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय द पिट्स इंडिया, ये सही है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स वाज एंडेड बाय दिस, सही है, ये सही है। अब हमको फॉल्स निकालने बोला, फॉल्स है नंबर 2, तो ओनली 2 होना चाहिए। ओनली 2 कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी पे है, ठीक है। चलो अगला एक्ट देखते हैं, इंडियन काउंसिल। अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हटा के इंडियन काउंसिल एक्ट इसलिए किया गया क्योंकि वो लोग धीरे धीरे अभी इंडियंस को लॉ मेकिंग में जगह दे रहे थे। जो वो लोग काउंसिल बना रहे थे, ठीक है, गवर्नर जनरल का काउंसिल हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काउंसिल हो, वो लोग धीरे धीरे इंडियंस को जगह दे रहे थे। और ये जताने के लिए कि हाँ हम लोग इंडियंस को जगह दे रहे हैं, वो भी बहुत नाम मात्र ही था, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके, इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास। दिस पावर्स वर टेकन अवे थ्रू चार्टर एक्ट 1833। तो अगर आपको याद होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट में सेंट्रलाइजेशन किया गया था, यानी बंगाल यानी कोलकाता में सारा पावर कंसंट्रेट करके रख दिया गया था एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ले लिया गया था किसका? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का। तो उसको वापस से लौटाया गया, रीस्टोर किया गया, ठीक है, रीस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक जगह पे कंसंट्रेट होकर रह जाना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब स्प्लिट होना, 3-4 जगह से ऑपरेट करना। क्योंकि जैसे कि इसका देखो हर एक चीज का सेम ही रीजन है, क्योंकि अभी इतना कोई बचा नहीं है कि जैसे मैंने बोला था कि जो निजाम्स, मराठास, राजपूत थे, इतना कोई प्रोमिनेंटली बचा नहीं है जो राज कर रहा है इंडिया पे एंड कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उनको हल्का हल्का मैनेज करने के लिए हमने सबऑर्डिनेट बना के रखा हुआ था, फुल पावर नहीं दिया था मद्रास और बॉम्बे को। बट अभी क्योंकि एज सच कोई है नहीं, तो फुल पावर होने दो, हर तरफ से हम लोग मेन ऑफिसेस खोलेंगे एंड हम लोग स्प्रेड करेंगे हमारे बिजनेस को एंड एक्सपैंड करेंगे हमारे टेरिटरी, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड रिप्रेजेंटेटिव institutions in India by associating Indians with the law making process, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन लिया गया, किसका रिप्रेजेंटेशन? इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन इन द लॉ विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर दूसरा कोई काउंसिल हो, हर एक में इंडियंस को शामिल किया गया। बट आप हमेशा ये देखो कि मैंने ये चीज आपको पहले भी बोला था कि इंडियन को शामिल तो कर रहे हैं, बट कौन होगा? कोई राजा होगा, महाराजा होगा, लैंडलॉर्ड होगा, दीवान होगा, ठीक है। तो वो इंडिया का जो एकदम इलाइट क्लास है उनको ही साथ में लेके चल रहे थे। तो इंडिया का इलाइट क्लास तो वैसे भी ब्रिटिशर्स के साथ मिला हुआ था, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि इंडिया को इतना टाइम लग गया आजादी मिलने में। अदरवाइज अगर सारे इलाइट क्लास, सारे जो जितने भी राजा सुल्तान थे, जिसको एक दूसरे से फर्क भी नहीं पड़ता था, अगर राजपूत, निजाम्स, मराठास, मुगल्स मिल जाते तो ब्रिटिशर्स को कब का बाहर निकाल फेंकते, ठीक है। ओके, तो वाइसरॉय नॉमिनेटेड सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, ठीक है। तो वो कौन से इंडियंस थे? 3 इंडियंस नॉमिनेटेड वेयर द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन तीनों को वाइसरॉय के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के काउंसिल में लिया गया। अब देखो बहुत सारा इफ्स एंड बट्स है। हाँ, हम लोग इंडिया, अभी नाम तो दे दिया इंडियन काउंसिल एक्ट, क्योंकि इंडियंस को वो लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपने काउंसिल में। बट क्या है, 3 ही लोगों को इंक्लूड किया, वो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर के बारे में। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के हिसाब से अगर इंक्लूड किया है तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस होगा, बहुत सारी चीजों पे उनको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा जो ऑफिशियल मेंबर्स को मिलता है, ठीक है। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखो, अगर किसी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्राविधान है, आर्टिकल 352, 356, ठीक है, 360, जहां पे इमरजेंसी घोषित किया जाता है, ठीक है, वो तो है ही। एंड ऑर्डिनेंसेस का भी आर्टिकल है, तो वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसका नींव यहाँ पे रखा गया था, यहाँ पे बीज बोया गया था, ठीक है। तो वाइसरॉय को ये वाला पावर दिया गया कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। एम्पावर द वाइसरॉय टू फ्रेम रूल्स ऑफ द बिजनेस। जो भी ट्रेड या बिजनेस हो रहा है उसका जो रूल्स है वो आपको वाइसरॉय के साथ ही बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। वाइसरॉय अपना फाइनल कमेंट करेगा, ठीक है, उसको फ्रेम करेगा। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स
अभी धीरे धीरे वो लोग हर जगह पे अपना अपना हर सेगमेंट में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी लॉ मेकिंग काउंसिल्स बना रहे थे। बंगाल एनडब्ल्यूएफपी यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब, ठीक है। तो क्योंकि अभी इतना कोई सुल्तानिया राजा रहा नहीं, ठीक है, और जो भी है वो लोग मैनेजेबल है, तो धीरे धीरे अपना टेरिटरी एक्सपेंड कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय कैनिंग। देखो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है पता है आपको, वो आपको अभी दिखेगा, उसका भी नींव या बीज यहीं पे बोया गया था, ठीक है। तो यही से स्टार्ट हुआ था वो। तो जैसे कि मैंने बोला, देखो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ, ब्रिटिशर्स का स्टार्ट किया हुआ बहुत सारा इंस्टीट्यूशन, बहुत सारा प्रोसेसेस हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, राइट। ओके, पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब होता है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कोई मिनिस्टर है उसको हम लोग ने बोला कि वो वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट वाला मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है उसको हमने बोला वो डिफेंस मिनिस्टर, वो होम। तो ये जो पोर्टफोलियो दिया गया ना, डिजिग्नेशंस या पोर्टफोलियो, ये यहां से ही आया था, यही तभी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला, एक एक्ट बना के इस रूल को या रेगुलेशन को पास कर दिया गया कि अब से ऐसा होगा, राइट। चलो एज ऑलवेज क्वेश्चंस पे चलते हैं। Who were the three Indians nominated as non-official members of the Viceroy's Expanded Council under the Indian Council Act 1861? कौन थे वो? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। Which of the following statements about the Indian Council Act 1861 is are false? The Indian Council Act 1861 initiated the process of decentralization, ये तो सही है। The legislative powers of Bombay and Madras were taken away, ये गलत है, taken away नहीं, दिया गया था उनको, ठीक है। यहां पे जो बोला है उसका उल्टा, यहां पे statutory recognition to portfolio system, ये सही है। The act did not associate Indians with the law making process, ये नहीं है, Indians को associate किया था, हाँ नाम मात्र था but associate किया था on paper, ठीक है। तो यहां पे false बोला है, तो false तो 2 और 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा सी, 2 and 4। Which of the following statement about the changes brought by the Government of India Act 1858 is are true, ठीक है। ज्यादा ना फॉल्स वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब ये क्यों समझो, अगर ट्रू पूछा गया तो सबको याद है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, इसी में पढ़ा हुआ था, ये तो ट्रू है ही। अगर फॉल्स पूछा गया तो तब डाउट होता है कि ये मैंने इसमें पढ़ा था, जो दोनों मुझे याद है वो दोनों तो ट्रू है, बट और जो दो है सेंटेंस वो दोनों मैंने इसी एक्ट में पढ़ा या किसी और में पढ़ा था, तो वो इसके लिए फॉल्स होगा कि ट्रू होगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ओके, द एक्ट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस, ये तो सही है। ओके, द वाइसरॉय वाज एम्पावर्ड टू फ्रेम द रूल्स ऑफ द बिजनेस, ये भी सही है। द वाइसरॉय हैड नो पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस, ये गलत है। द वाइसरॉय डिड नॉट एम्पावर, सॉरी, द एक्ट डिड नॉट एम्पावर द वाइसरॉय टू फ्रेम एनी रूल्स, ये भी गलत है। ओके, तो इन दोनों का एग्जैक्ट ऑपोजिट यहां पे दिया हुआ है, ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों फॉल्स है। तो करेक्ट अगर है तो आप देख लो, हमको तो ट्रू ही निकालने बोला था, तो ट्रू है 1 and 2, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट वन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यहां तक पढ़ के खत्म करेंगे एंड कहानी को नेक्स्ट सेशन में आगे लेके जाएंगे। It raised the number of non-official members in the central and provincial legislative council while keeping the official majority. अब क्या किया गया देखो, उन्होंने मतलब इंडियंस का भरोसा जीतने के लिए, लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने ये बोला कि इट रेज द नंबर, ठीक है, ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, बोला था ना वो जो तीनों राजा थे उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर घोषित किया गया था, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो नंबर है उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। और भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे, बट आने से क्या हो गया भाई, वो तो नॉन ऑफिशियल ही है, ऑफिशियल मेजोरिटी तो वही है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइल कीपिंग द ऑफिशियल मेजोरिटी, यानी जो ब्रिटिशर्स का जो काउंसिल था उसमें जितने लोग थे उसको डिस्टर्ब ना करते हुए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर बढ़ा दिया गया। मेंबर्स कुड नाउ डिबेट द बजट, चलो सही है, मेंबर्स कुड नाउ डिबेट द बजट विदाउट हैविंग द एबिलिटी टू वोट ऑन इट। यहाँ पे बेसिकली मुझे लिखना चाहिए था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए था, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बजट के डिबेट में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वो लोग एबिलिटी टू वोट नहीं दिया गया उनको, वोटिंग में कि ये होगा नहीं होगा। अभी अगर मतलब गवर्नर जनरल या वाइसरॉय ने बोला, यानी ब्रिटिश क्राउन से ही वो बन के आ रहा होगा जो भी रूल रेगुलेशन है,
कि टैक्स 25% होगा, ठीक है। तो फिर चलो आपने डिबेट किया या ऐसा कुछ बोला जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, उन्होंने अरे यार टैक्स 25% ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसा, तो ब्रिटिशर्स केवल एक ही सेंटेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम बता रहे हैं, हम पूछ नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि उनका एबिलिटी टू वोट जो है वो नहीं दिया गया उनको। तो वो लोग डिबेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बट इतना एम्फोसिस नहीं डाल सकते उस चीज पे। ओके, दे वर ऑल्सो बेयर्ड फ्रॉम आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो डिबेट भी हो रहा है बट उसमें आप फॉलो अप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, तो बात वही हो गया, आप डिबेट करो, उसके बाद अगर ब्रिटिशर्स के तरफ से कुछ आएगा आप उस पर फॉलो अप क्वेश्चन और नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज गिवन द अथॉरिटी टू, यहाँ पे गवर्नर जनरल्स होगा, द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज गिवन द अथॉरिटी टू सेट रूल्स फॉर मेंबर नॉमिनेशन, कौन से मेंबर को नॉमिनेट करेंगे ये गवर्नर जनरल का काउंसिल सेट करेगा रूल्स, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जैसे मैंने बोला सिर्फ वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन, वो लोग गवर्नर जनरल के भरोसे इंडिया को मैनेज नहीं करना चाहते थे। अभी जो मेंबर नॉमिनेट होगा काउंसिल के लिए उसमें गवर्नर जनरल रूल सेट करेगा बट उसको एक ओवरव्यू देगा, कौन करेगा उसका ओवरव्यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवरव्यू करेगा, वो लंदन में बैठा हुआ मिनिस्टर है, ओवरव्यू करेगा वो, ठीक है। ओके, टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाएगा, सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स कुड बी रिकमेंडेड बाय, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो मेंबर्स होंगे यानी प्रोविंसेस में स्टेट्स जैसा आप मान लो, वो किसके द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, जमींदार्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो पूरा आप देखोगे कि ग्राउंड लेवल पे जो लोग थे उनसे कोई बातचीत नहीं किया जा रहा है, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जा रहा है, सारा काम टॉप लेवल पे ही चल रहा है। तो टॉप लेवल पे हमको पता है टॉप लेवल पे जितना भी काम चलेगा वो ब्रिटिशर्स के, मोस्ट ऑफ देम आर द पपेट ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स उनको अपना आर्मी दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने आलीशान फैसिलिटीज इन सबको देके रखा हुआ है और इनको ही ये भी पावर दिया गया है कि आप नॉमिनेट करो मेंबर्स को, काउंसिल के मेंबर्स को, तो वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से ही करेंगे। अब मान लो कि अगर कोई डिस्कशन हो रहा है कि बजट क्या होना चाहिए या फिर और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उन सारे डिस्कशन से पीछे जो मेन मुद्दा है वो है प्रॉफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स, उसके बाद या फिर मेरे ख्याल से सबसे लास्ट प्रायोरिटी आएगा डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है। ओके, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी स्टेट्स में जो लॉ काउंसिल्स बना था, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी जो है, वर गिवन मोर पावर्स, उनको ज्यादा पावर दिया गया, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रपोज न्यू लॉज और रिपील्ड ओल्ड वंस विद द गवर्नर जनरल्स एसेंट। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स था उनको ये पावर दिया गया कि आप लोग नया लॉ बनाओ, पुराने वाले को हटा सकते हो, बट गवर्नर जनरल का एसेंट लिए बिना आप ये कर नहीं सकते, उनका कंसेंट लेना जरूरी है। ओके, तो ऑब्वियसली देख रेख में रखना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर द गवर्नर जनरल यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा, द गवर्नर जनरल वाज गिवन द अथॉरिटी टू फिल द सीट, वहां पे जो उनके काउंसिल में जो सीट फिल होगा वो गवर्नर जनरल के हिसाब से होगा। While in the case of provincial legislator यानी स्टेट लेजिस्लेटर आप मान सकते हो उसको, the governor was given the authority, ठीक है। तो अगर नेशनल लेवल पे लॉ मेकिंग बॉडी है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखेगा एंड स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर देखेगा, ठीक है। चलो आज का कहानी यहीं पे खत्म होता है, दो चार क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। What new power did the members of the legislative council gain under the Indian Council Act 1892? ठीक है, कौन सा नया पावर दिया गया, द एबिलिटी टू वोट ऑन द बजट, द एबिलिटी टू डिबेट द बजट विदाउट वोटिंग, यही होगा, ठीक है। पास न्यू लॉज ये तो है ही नहीं, एबिलिटी टू आस्क अनलिमिटेड फॉलो अप क्वेश्चंस ये तो जिंदगी में नहीं देने वाले ब्रिटिशर्स। Which of the following statements about the Indian Council Act 1892 is are true? True निकालना है आपको, क्या है बताओ। Indian Council Act 1892 raised the number of non-official members, चलो सही है, ये तो सही है। The act ensured non-official members were in the majority, ये गलत है। Okay, the official majority was maintained in both councils, ठीक है, ये तो सही है, यानी ऑफिशियल ब्रिटिशर्स का जो मेजोरिटी है वो दोनों काउंसिल में, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काउंसिल हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, प्रोविंशियल काउंसिल हो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, हर एक में मेंटेन किया गया।
द एक्ट अलाउड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू वोट ऑन द बजट, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है। अब ट्रू कौन सा है, यानी इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, ओनली 1 and 3 है ना, 1 and 3, 1 and 3 को ढूंढो, 1 and 4, 3, 1 and 2, 1 and 3 तो है ही नहीं। अब क्या होगा, अब होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि यहां पे मुझे करेक्ट ऑप्शन नहीं मिला, बट इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ओनली 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statements about the nomination and election system under the Indian Council Act 1892 is false? False निकालना है ध्यान से। The Governor General's Council could set rules for members nomination with the Secretary of India's approvals. चलो ये सही है। An indirect election was implemented to elect members, ये सही है। Members of provincial councils could be recommended by universities and other bodies, ये भी सही है। The election system allowed direct voting by the public, ये तो किया ही नहीं गया। ठीक है, ये तो किया ही नहीं गया। ग्राउंडेड एकदम लोकल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इसमें इंक्लूड किया ही नहीं गया। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा एंड आप इस सेशन को जिस भी पर्पस से देख रहे थे वो पर्पस आपका फुलफिल हुआ होगा। सो आई सजेस्ट कि आप लोग इन सारे एक्ट्स को थोड़ा गो थ्रू करो, थोड़ा थोड़ा हाईलाइटेड पॉइंट्स नोट डाउन करो एंड स्टार्टिंग से रिवाइज करो, क्योंकि आज 5वां क्लास हो चुका है और प्रोबेबली 2 क्लासेस के बाद हम लोग आर्टिकल्स में घुसने वाले हैं, तो तब आपको ये सारा रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। एंड अगर आप देखो तो हम लोग अराउंड 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ हम लोग 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो 50 क्वेश्चंस बहुत है। तो ऐसा होते होते हम लोग 100, 150, 200 चले जाएंगे। तो आप लोग एकदम रेगुलर रिवाइज करते रहना, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है एंड कुछ फीडबैक भी देना है तो कमेंट कर सकते हो, कुछ बोलना है तो कमेंट कर सकते हो एंड लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट एवरीवन।